आज हम एक ऐसे विषय पे गोता लगा रहे हैं जिसने दशकों से, आप कह सकती हैं, विवाद, जिज्ञासा और बहुत तीव्र प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। ओशो, उनके आश्रम और सेक्स का मुद्दा। उन्हें अक्सर सेक्स गुरु का लेबल दिया जाता है ना, खासकर पुणे और फिर अमेरिका के ओरेगन में जो उनका विशाल कम्यून बना। हाँ, रजनीशपुरम। हाँ, उसकी वजह से। पर क्या ये लेबल पूरी कहानी कहता है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये लेबल चीजों को बहुत ज्यादा सरल बना देता है। पूना और ओरेगन, जिन्हें रजनीशपुरम कहा गया, वहां जो कुछ हुआ वो बहुत जटिल था। अच्छा। कई पूर्व अनुयायियों के अनुभव हैं, अनगिनत इंटरव्यूज हैं, किताबें हैं और हाल की डॉक्यूमेंट्री जैसे वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि वहां गतिविधियां बहुत तीव्र थी, बहुत अपरंपरागत थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज का हमारा मुख्य सवाल जो हमें हमारे स्रोतों के आधार पर खोजना है वो सीधा है, क्या ओशो वाकई उन्मुक्त यौन संबंधों, या जिसे आम भाषा में फ्री सेक्स कहते हैं, उसके प्रबल समर्थक थे? और ये जो एनकाउंटर ग्रुप्स थे या दूसरी थेरेपीज उनके आश्रमों में चलती थीं, क्या उनका असली मकसद कथार्सिस या विरेचन के नाम पर इसी चीज को बढ़ावा देना था? बिल्कुल, और यही वो गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश हमारे स्रोत करते हैं। वे ओशो के दर्शन, उनकी कही बातों और आश्रमों में असल में क्या हुआ, इन सब के बीच के संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कुछ लेख है, विश्लेषण है और ओशो के विचारों पर आधारित सामग्री भी है जो इस पर रोशनी डालती है। तो हम इन्हीं के आधार पर इस उलझे हुए मुद्दे की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो देखिए, सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि हाँ, पुणे और खासकर ओरेगन के आश्रमों में एनकाउंटर ग्रुप्स और कई तरह की पश्चिमी थेरेपी विधियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। अच्छा। ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, ये वहां की कार्य प्रणाली का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय हिस्सा थी। जैसा आपने कहा, कई स्रोत, जिसमें शामिल लोगों के वृत्तांत भी हैं, बताते हैं कि इन सत्रों में तीव्र भावनात्मक विस्फोट होते थे, शारीरिक गतिविधियां होती थीं और हाँ, कई बार यौन अभिव्यक्तियां भी शामिल होती थीं। माहौल बहुत बहुत खुला और प्रयोगधर्मी था। तो फिर सवाल उठता है कि इन ग्रुप्स का असली मकसद क्या था? अगर सिर्फ फ्री सेक्स नहीं, तो फिर क्या? स्रोत ओशो की किस तर्क की ओर इशारा करते हैं? ओशो का मूल तर्क, जैसा इन विश्लेषणों में सामने आता है, वो ये था कि आधुनिक इंसान जो है, वो सदियों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दमन का शिकार है। खास तौर पर गुस्सा, डर, दुख और सबसे ज्यादा यौन ऊर्जा, मतलब सेक्सुअल एनर्जी, उसको दबा दिया गया है। उनके अनुसार ये दबी हुई ऊर्जा कहीं जाती नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर गांठें बनकर जमा हो जाती है, सड़ती रहती है। और ये दमन फिर ध्यान में बाधा बनता था? निश्चित रूप से। उनका कहना था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को सीधे शांत होकर ध्यान में बैठने को कहें, जिसके अंदर भावनाओं का ज्वालामुखी उबल रहा हो, तो वो बैठ नहीं पाएगा। सही बात है। उसका मन लगातार भटकता रहेगा। दमित इच्छाएं, गुस्सा, कुंठाएं उसे घेर लेंगी। इसलिए वास्तविक ध्यान या जागरूकता में जाने से पहले इस दमित ऊर्जा के निकास, यानी विरेचन या कथार्सिस की जरूरत है। इस मलबे को हटाना जरूरी है पहले। अच्छा। और ये एनकाउंटर ग्रुप्स इसी विरेचन की एक तरह की प्रयोगशाला थे। हाँ, काफी हद तक। ये पश्चिम के ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट से काफी प्रेरित हैं, जो ये मानता था कि इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है, अक्सर तीव्र ग्रुप अनुभवों और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालकर। ओशो ने इन तकनीकों को लिया और उन्हें अपने दर्शन, खासकर ध्यान और ऊर्जा रूपांतरण के विचारों के साथ जोड़ दिया। इन ग्रुप्स का लक्ष्य, जैसा स्रोत बताते हैं, वो कई गुना था। जैसे? पहला, दबी हुई भावनाओं, गुस्सा, दुख, डर, यौन कुंठा को पूरी तीव्रता से बाहर निकालना। इसमें चीखना, चिल्लाना, रोना, शारीरिक रूप से लड़ना, कुशन पीटना, नाचना, कांपना, हर तरह की अनियंत्रित शारीरिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति शामिल थी। बाप रे, काफी इंटेंस लगता है तो। बिल्कुल। दूसरा, सामाजिक मुखौटों, मतलब पसोना, यानी उन झूठे चेहरों को तोड़ना जो हमने समाज में जीने के लिए ओढ़ रखे हैं, ताकि व्यक्ति अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं का सामना कर सके। और तीसरा, एक ऐसा माहौल बनाना जहां किसी भी व्यवहार पर नैतिक निर्णय, मतलब जजमेंट न दिया जाए। कोई अच्छा या बुरा नहीं है, बस अभिव्यक्ति है, ताकि लोग खुद को अपनी कामुकता सहित बिना किसी अपराध बोध या शर्म के स्वीकार कर सकें। ये सुनने में ही काफी विस्फोटक लगता है। तो इसमें सेक्स कहाँ फिट होता है? क्या ये कथार्सिस का अनिवार्य हिस्सा था या बस एक साइड इफेक्ट? ओशो के नजरिए से, जैसा स्रोत व्याख्या करते हैं, चूंकि यौन ऊर्जा को वो सबसे ज्यादा और सबसे गहरे दमित ऊर्जा मानते थे। अच्छा। इसलिए जब इन ग्रुप्स में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दीवारें टूटती थीं, तो यौन ऊर्जा का मुक्त प्रवाह एक स्वाभाविक और यहां तक कि अपेक्षित परिणाम था।
ये साइड इफेक्ट नहीं बल्कि प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा माना गया था। मतलब जब लोगों के अंदर का गुस्सा, डर निकला, तो साथ में उनकी दमित कामुकता भी बाहर आई, एक तरह से। बिल्कुल। तर्क ये था कि ये सब ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जब एक रिलीज होती है तो दूसरी भी सतह पर आ जाती है। इस संदर्भ में यौन अभिव्यक्ति स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं थी। नहीं, बल्कि दमन के पिंजरे को तोड़ने और ऊर्जा को मुक्त करने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण या जरिया थी। सोच ये थी कि जब तक आप इस ऊर्जा को पूरी तरह अनुभव नहीं कर लेते, इसे स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आप इससे ऊपर कैसे उठेंगे? ये बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे। ऊपर उठने का क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये कि जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह जान और जी नहीं लेते, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। दमन करने से वो चीज खत्म नहीं होती, सिर्फ आपके अचेतन मतलब अनकॉन्शियस मन में चली जाती है और वहां से आपके जीवन को विकृत तरीकों से प्रभावित करती रहती है। ओशो का मानना था कि कामुकता को पूरी तरह जीकर, समझकर ही उसका अतिक्रमण, उसका ट्रांसेंडेंस किया जा सकता है, उसे दबाकर नहीं। और जो अक्सर बातें होती हैं ग्रुप सेक्स या संबंधों की बहुत खुली छूट के बारे में, क्या उसका संदर्भ यही थेरेपी ग्रुप्स थे? स्रोत बताते हैं कि कम्यून का पूरा माहौल ही जानबूझकर पारंपरिक सामाजिक नियमों और वर्जनाओं को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा। ईर्ष्या मतलब जेलसी, अधिकार जताना, पजेसिवनेस, पारंपरिक नैतिकता, इन सबको हतोत्साहित किया जाता था। इन्हें दमन का हिस्सा माना जाता था। ऐसे में जब इन तीव्र थेरेपी सत्रों में लोगों की भावनात्मक और शारीरिक बाधाएं टूटती थीं, तो उनकी आपसी संबंध भी बहुत तरल मतलब फ्लूइड और खुले हो जाते थे। जिसे बाहर से ग्रुप सेक्स या प्रोमिस्क्यूइटी कहा गया, वो अक्सर इन तीव्र विरेचन सत्रों का एक स्वाभाविक विस्तार होता था, जहां व्यक्ति मैं और तुम के सख्त भेद से परे जाकर एक सामूहिक ऊर्जा, एक कलेक्टिव एनर्जी का अनुभव कर रहे होते थे। यह उस नो जजमेंट वाले माहौल का भी नतीजा था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि ओशो उन्मुक्त सेक्स के समर्थक थे? Here's where it gets really interesting. स्रोत इस सवाल का क्या जवाब देते हैं? देखिए, उपलब्ध स्रोतों और विश्लेषणों के आधार पर यह कहना कि वो सीधे तौर पर फ्री सेक्स के समर्थक थे, ये एक अधूरा और शायद भ्रामक सरलीकरण होगा। अच्छा। हाँ, ज्यादा सटीक व्याख्या यह उभरती है कि ओशो ने यौन ऊर्जा के गहरे दमन को तोड़ने और उसके विरेचन मतलब कैथार्सिस के लिए एक अत्यंत कट्टरपंथी, बहुत ही रैडिकल और प्रयोगात्मक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया। इस वातावरण में यौन अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि जिसे स्वच्छंदता कहा जा सकता है, उसे एक आवश्यक यद्यपि अस्थायी चरण के रूप में न केवल अनुमति दी गई, बल्कि कई बार प्रोत्साहित भी किया गया। एक आवश्यक चरण, ये महत्वपूर्ण है। मतलब ये मंजिल नहीं थी, सिर्फ रास्ते का एक हिस्सा था, एक पड़ाव। हाँ। उनके दर्शन के अनुसार बिल्कुल यही। लक्ष्य यौन भोग में अटक जाना नहीं था। लक्ष्य था इस विरेचन प्रक्रिया से गुजरने के बाद आने वाली आंतरिक शांति, खालीपन और जागरूकता। यह तैयारी थी असली चीज के लिए, यानी ध्यान। उनका विचार था कि जब यह दबी हुई ऊर्जा का तूफान गुजर जाएगा, तब व्यक्ति का मन शांत होगा और वो ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार होगा। उनके नजरिए से यह भोगवाद मतलब हेडोनिज्म नहीं था, बल्कि सदियों से दमित मनुष्य को मुक्त करने के लिए एक जरूरी, यद्यपि जोखिम भरा मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था। तो क्या ओशो ने यौन स्वतंत्रता, सेक्सुअल फ्रीडम, और यौन स्वच्छंदता, सेक्सुअल लाइसेंस में कोई फर्क किया? ऐसा तो नहीं था कि बस कुछ भी करने की छूट थी बिना किसी समझ के? हाँ, स्रोत इस फर्क पर जोर देते हैं। उनके लिए स्वतंत्रता का मूल अर्थ जागरूकता, अवेयरनेस था, अराजकता या अंधाधुन भोग, लाइसेंस नहीं। उन्होंने हमेशा दो चरम सीमाओं की आलोचना की। कौन सी दो? पहला भोग, इंडल्जेंस, बिना किसी जागरूकता, प्रेम या सम्मान के केवल शारीरिक वासना की यांत्रिक पूर्ति। इसे वो उथला और बेहोशी का कृत्य मानते थे। ठीक है। दूसरा दमन, रिप्रेशन, सेक्स को पाप या गंदगी मानकर उसे जबरदस्ती दबाना। इसे वो भोग से भी ज्यादा खतरनाक मानते थे, क्योंकि दमित ऊर्जा अंदर ही अंदर जहर बनकर विकृतियों को जन्म देती है। तो अगर ये दोनों रास्ते गलत थे, तो उनका प्रस्तावित रास्ता क्या था? तीसरा मार्ग था जागरूकतापूर्ण स्वीकृति और रूपांतरण, मतलब कॉन्शियस एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब था यौन ऊर्जा और यौन क्रिया को अपराधबोध, शर्म, पाखंड और अचेतनता से मुक्त करना। उसे डर या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता, प्रेम, सम्मान और ध्यान के साथ अनुभव करना। इसलिए श्रोट कहते हैं कि वे फ्री सेक्स के नहीं, बल्कि सेक्स की ऊर्जा से फ्री होने के समर्थक थे। अच्छा, सिर्फ फ्री होना। हाँ, और ये मुक्ति दमन से नहीं,
बल्कि गहरी समझ, स्वीकृति और रूपांतरण से ही संभव है, जिसके लिए ध्यान अनिवार्य था। ओशो के लिए, जैसा उनके प्रवचनों और लेखों से स्पष्ट होता है, सेक्स ऊर्जा कोई अलग या बुरी चीज नहीं है, बल्कि वही मूल जीवन ऊर्जा है, बेसिक लाइफ एनर्जी है, जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिससे सृजन होता है। ये वही ऊर्जा है जिससे एक बच्चा पैदा होता है। इसलिए इसे पाप या घृणा की दृष्टि से देखना उनके अनुसार जीवन के स्रोत का ही अपमान करना है। यह ऊर्जा अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी, यह पूरी तरह तटस्थ है, न्यूट्रल है। आपने पहले बिजली का उदाहरण दिया था, क्या उसे थोड़ा और समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे बिजली अच्छी है या बुरी, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही बात है। उससे आप घर रोशन भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। ठीक उसी तरह ओशो के अनुसार सेक्स ऊर्जा अपने निम्नतम तल पर केवल जैविक प्रजनन, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन और क्षणिक शारीरिक सुख का साधन है। अगर थोड़ी जागरूकता और प्रेम जुड़े तो यही ऊर्जा मध्यम स्तर पर गहरे भावनात्मक संबंध, अंतरंगता, इंटीमेसी और दो आत्माओं के बीच सेतु बन सकती है। और अगर इसे ध्यान और पूरी जागरूकता के साथ अनुभव किया जाए और रूपांतरित किया जाए तो यही ऊर्जा उच्चतम स्तर पर आध्यात्मिक ऊर्जा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और अंततः समाधि या परम चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस का द्वार बन सकती है। संदेश था, इस शक्तिशाली ऊर्जा से लड़ो मत, इसे दुश्मन मत समझो, इसे समझो, इसके साथ मित्र बनो और इसे ऊंचे तलों पर रूपांतरित करो। ये ऊर्जा के रूपांतरण की बात बहुत आकर्षक है। ओशो ने समाज द्वारा किए जा रहे दमन के नतीजों के बारे में क्या कहा? इसके क्या सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर होते हैं? उनका तर्क बहुत तीखा था इस पर। वो कहते थे कि जिस समाज ने यौनता को जितना ज्यादा दबाया है, वो अंदर ही अंदर उतना ही ज्यादा यौनग्रस्त, सेक्स ऑब्सेस्ड हो गया है। अच्छा, हाँ। देखिए, जिन समाजों में सेक्स पर सबसे ज्यादा पर्दे डाले जाते हैं, वहीं पर सेक्स को लेकर सबसे ज्यादा जिज्ञासा, विकृतियां और पाखंड पाया जाता है। ये बात तो है। जब आप एक प्राकृतिक जैविक आवेग, एक नेचुरल बायोलॉजिकल अर्ज को बलपूर्वक दबाते हैं, तो वो चेतन मन, कॉन्शियस माइंड से हटकर अचेतन, अनकॉन्शियस में चला जाता है और वहां से वो ज्यादा खतरनाक और विकृत रूपों में बाहर निकलता है। स्रोतों के अनुसार ओशो ने इसके कई परिणाम गिनाए। क्या क्या? जैसे व्यापक पाखंड, हाइपोक्रेसी, लोग सार्वजनिक रूप से कुछ कहते हैं और निजी तौर पर कुछ और करते हैं। यौन विकृतियां, परवर्जन्स, जैसे बलात्कार, यौन हिंसा, बच्चों के प्रति यौन आकर्षण, पोर्नोग्राफी के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये सब दमित ऊर्जा के विकृत रूप हैं। ठीक। ऊर्जा से है। और रचनात्मकता का ह्रास, क्योंकि सेक्स ऊर्जा ही मूल रचनात्मक ऊर्जा है, उसे दबाने से व्यक्ति की रचनात्मकता भी कुंद हो जाती है। ये वाकई एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण है, और शायद इसीलिए उनका सबसे विवादास्पद सूत्र सामने आया, संभोग से समाधि तक, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। इसका ठीक मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ लोगों को चौंकाने के लिए या ध्यान खींचने के लिए था? नहीं, ये सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं था, हालांकि इसने चौंकाया जरूर। ये सूत्र उनके पूरे दर्शन का सार है, खासकर यौन ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में। ये यौन क्रिया में छिपी हुई आध्यात्मिक संभावना को उजागर करने का प्रयास था। उनका विश्लेषण बहुत मनोवैज्ञानिक और अनुभवात्मक था। कैसे? पहली बात, उन्होंने कहा कि संभोग के चरमोत्कर्ष, ऑर्गेज्म के क्षण में एक ऐसा छोटा सा पल आता है जब समय जैसे रुक जाता है, मन के सारे विचार गायब हो जाते हैं, आप पूरी तरह वर्तमान क्षण में होते हैं। ये अवस्था चाहे कितनी भी क्षणिक हो, ध्यान की अवस्था, मेडिटेटिव स्टेट जैसी है, विचार शून्य, समय शून्य। दूसरी बात, उस चरम क्षण में मैं और तुम का भेद मिट जाता है। दो व्यक्ति एक ऊर्जा में विलीन होते महसूस करते हैं। अहम, ईगो अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है और अहम का विलीन होना ही किसी भी गहरे आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। ठीक है। तीसरी बात, इस विचार शून्य, अहम मुक्त अवस्था में व्यक्ति गहन आनंद, ब्लिस और विश्राम, डीप रिलैक्सेशन का अनुभव करता है, जो शारीरिक से कहीं ज्यादा होता है। तो क्या उनका मतलब था कि लोग अनजाने में सेक्स के माध्यम से इसी ध्यान, इसी अहम मुक्ति, इसी आनंद की झलक को खोज रहे हैं? हाँ, उनका तर्क यही था। लोग अनजाने में उसी परम अनुभव की तलाश में सेक्स की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन चूंकि ये अनुभव अचेतन रूप से बेहोशी में होता है, इसलिए ये बहुत क्षणभंगुर, मोमेंटरी रहता है और व्यक्ति को संतुष्ट करने के बजाय बार बार उसी अनुभव को दोहराने के लिए मजबूर करता है, जो अक्सर एक लत, एक एडिक्शन का रूप ले लेता है। ओशो ने इसी अनजाने अनुभव को एक सचेतन ध्यान प्रयोग, एक कॉन्शियस मेडिटेशन टेक्निक बनाने की विधि दी। वो विधि क्या थी? कैसे सेक्स ध्यान बन सकता है? विधि की
सेक्स को जल्दबाजी, वासना या अपराध बोध से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान, गहरी अंतरंगता और सबसे महत्वपूर्ण पूरी उपस्थिति, टोटल अवेयरनेस और ध्यान, मेडिटेशन के साथ करना। इसे एक पवित्र कृत्य की तरह देखना अच्छा। केंद्रीय था। उन्होंने सिखाया कि चरम क्षण में बेहोश होने के बजाय होश बनाए रखना है, साक्षी भाव रखना है, ऊर्जा को केवल नीचे की ओर बहकर शरीर से बाहर निकलने देने के बजाय उसे सचेतन रूप से भीतर की ओर, ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी के सहारे मस्तिष्क में स्थित उच्च ऊर्जा केंद्रों या चक्रों की ओर प्रवाहित होने देना है। ध्यान और इच्छा शक्ति से ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अपवर्ड फ्लो बनाना है। इस तरह वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहकर नए जीवन मतलब जैविक प्रजनन को जन्म देती है, ऊपर की ओर बहकर स्वयं के भीतर एक नई चेतना, आध्यात्मिक जन्म को जन्म दे सकती है। ये यौनता का दमन नहीं बल्कि उसका अतिक्रमण है, ट्रांसेंडेंस है। इस अर्थ में संभोग समाधि की पहली सीढ़ी बन सकता है। ये सुनने में तो एक बहुत क्रांतिकारी विचार है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या इस प्रयोग के केवल सकारात्मक परिणाम ही थे? स्रोत इस प्रयोग के नकारात्मक पहलुओं या आलोचनाओं के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आश्रमों से जुड़ी कहानियां सिर्फ आध्यात्मिक खोज की नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये स्वीकार करना बेहद जरूरी है और जिम्मेदार विश्लेषण इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस कट्टरपंथी प्रयोग के कई नकारात्मक परिणाम और गंभीर आलोचनाएं भी थीं। ये रास्ता सबके लिए नहीं था और इसमें बड़े जोखिम थे। जैसे कि पहला, बहुत से लोगों के लिए ये कथित आध्यात्मिक खोज का चरण सिर्फ यौन भोग का बहाना बनकर रह गया। वे विरेचन और यौन स्वतंत्रता के चरण में ही अटक गए और कभी भी ध्यान या ऊर्जा रूपांतरण की गहराई में नहीं उतर पाए। अच्छा। दूसरा, ये तीव्र थेरेपीज, खासकर एनकाउंटर ग्रुप्स, कुछ लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक, साइकोलॉजिकली डैमेजिंग साबित हुई। हर कोई इतनी तीव्रता झेलने के लिए तैयार नहीं था। ये भी हो सकता है। तीसरा, ऐसे माहौल में जहां गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग हो, जहां पारंपरिक सामाजिक और नैतिक नियम टूटे हुए हों और जहां इतनी कच्ची भावनात्मक और यौन ऊर्जा का विस्फोट हो रहा हो, वहां शोषण, एक्सप्लॉयटेशन और शक्ति के दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ पावर की संभावना हमेशा बनी रहती है। और बाद की घटनाओं, आरोपों और कानूनी मामलों ने इन चिंताओं को पुष्ट भी किया। रजनीशपुरम का पतन इसका एक दुखद उदाहरण है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरी चर्चा और हमारे स्रोतों से मिले विश्लेषणों को समेटें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या ओशो फ्री सेक्स के समर्थक थे? संक्षेप में कहें तो उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ऐसा लगता है कि ओशो सीधे तौर पर फ्री सेक्स या यौन स्वच्छंदता के वैसे समर्थक नहीं थे, जैसा आम तौर पर उन्हें चित्रित किया जाता है या जैसा सेक्स गुरु का लेबल सुझाता है। अच्छा। उनका नजरिया कहीं ज्यादा जटिल और दार्शनिक था। तो फिर उन्होंने इन विवादास्पद तरीकों का इस्तेमाल क्यों किया? सही कहा। उन्होंने यौन स्वतंत्रता, एनकाउंटर ग्रुप्स और अन्य कट्टरपंथी विधियों का इस्तेमाल एक उपकरण या एक शॉक थेरेपी के रूप में किया। एक टूल की तरह। बिल्कुल। सदियों से जमे हुए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दमन, खासकर यौन दमन की परतों को तोड़ने के लिए और अंदर दबी ऊर्जा के विरेचन, कैथार्सिस के लिए। उनका घोषित अंतिम लक्ष्य यौन भोग में लिप्त होना नहीं था, बल्कि उस मुक्त हुई ऊर्जा का रूपांतरण करके व्यक्ति को गहरे ध्यान और उच्च चेतना, संभोग से समाधि तक के लिए तैयार करना था। वे मुक्त सेक्स की वकालत करने के बजाय सेक्स की ऊर्जा से मुक्त होने की बात कर रहे थे, समझ और रूपांतरण के माध्यम से। लेकिन ये भी उतना ही सच है जैसा स्रोत बताते हैं कि यह प्रयोग बेहद विवादास्पद था, इसमें भारी जोखिम थे और इसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। यह कोई आसान या सुरक्षित रास्ता नहीं था और कई लोगों के लिए यह विनाशकारी भी साबित हुआ। बिल्कुल। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, और शायद यही वो सवाल है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं, ओशो का ये अभूतपूर्व प्रयोग मनुष्य की चेतना, उसकी दमित भावनाओं और उसकी कामुकता के साथ इतना बड़ा, इतना खुला और इतना जोखिम भरा प्रयोग, क्या ये गहरी सामाजिक कंडीशनिंग और सदियों के दमन को तोड़ने के लिए एक जरूरी यद्यपि खतरनाक झटका था? एक तरह की जरूरी सर्जरी? हाँ, एक तरह की जरूरी सर्जरी, या फिर ये एक लापरवाह, अनियंत्रित और अंततः विफल प्रयास था जिसने फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या सत्य इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं ज्यादा जटिल, ज्यादा परतदार और शायद ज्यादा विरोधाभासी है? ये निश्चित रूप से आगे और खोजने और सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है।
है।